नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा ने मांगा समय। 4 नवंबर को होगी पेशी। बिहार के सारण में दुर्गा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक झड़प, 2 दिनों के लिए इंटरनेट हुआ बैन। जम्मू सेक्टर में पाक रेंजर्स ने की गोलीबारी, बीएसएफ की चौकी थी निशाना, सभी बीओपी पर अलर्ट। दिल्ली पुलिस स्टाफ को एसयूवी ने मारी टक्कर, सामने आई सीसीटीवी फुटेज। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मिला समय, अब 30 अक्टूबर को होंगे ईडी के सामने पेश। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम गुरुवार सुबह 8 बजे के करीब मलिक के घर पहुंची थी। 20 घंटे तक ईडी ने मलिक के घर और अन्य 7 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह 4 बजे मलिक को राशन घोटाले के आरोप में उन्हें अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में मलिक ने कहा है कि वह एक साजिश का शिकार है। बताते चले कि वन मंत्रालय से पहले मलिक के पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रभार था। सूत्रों की माने तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिजनेसमैन बकीपुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद मलिक के घर छापा मारा। रहमान को पिछले हफ्ते कैखाली स्थित उनके फ्लैट पर 53 घंटे से अधिक समय तक चली ईडी की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। रहमान के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की मोहरें लगी, 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। तो वहीं पर रहमान अपने चावल मिल व्यवसाय के अलावा कई होटल, रिसोर्ट और बार के भी मालिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री को दूरसंचार के क्षेत्र में उनकी कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। बता दें कि इस कार्यक्रम में इनोवेशन और तकनीक से जुड़े कई अपडेट पेश किए जाएंगे। इससे जुड़ी कंपनियां अपने भविष्य की योजनाओं की भी यहां घोषणा करेंगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम न केवल देश में 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि हर कोई जानता है कि 2G के दौरान क्या हुआ था, लेकिन हमारी सरकार के दौरान हम पर कोई दाग नहीं लगा। मुझे विश्वास है कि भारत 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा। पीएम ने आगे कहा कि पहले 2014 तक फोन के साथ सरकारें भी हैंग कर जाती थी, इसलिए लोग भी समझ गए थे कि अब रिचार्ज या रिस्टार्ट से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्हें सब बदल दिया है। भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा प्रमोशन के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि 75 साल में यहां से निकले हुए आईपीएस अधिकारियों ने देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती को मजबूत करने के लिए एक यशस्वी इतिहास का निर्माण किया है।
उन्होंने आगे कहा कि विगत 10 सालों से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्ली हिंसा की आग में झुलस रहा था। हमारे बहादुर जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली, लेकिन हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटरेस्ट गैंग ने ये ढेर सारी चुनौतियां हमारे सामने रखी। अमित शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी में देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के खिलाफ भी हमारी लड़ाई शिद्दत से जारी। आईपीएस प्रोबेशनर सभी उन भाग्यशाली अधिकारियों में से है जो भारतीय पुलिस के शीर्ष स्तर पर सेवा देंगे। ये 25 साल इस देश के लिए संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए है। ये 25 साल ये देश को हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वप्रथम बनाने के लिए है। ये 25 साल देश को दुनिया में अपने उचित और गौरवपूर्ण स्थान पर प्रस्थापित करने के 25 साल है। और इस संकल्प के 25 साल अमृतकाल, जिसमें राष्ट्र संपूर्ण विकसित देश तो बनेगा ही बनेगा, परंतु दुनिया का हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करेगा। उसमें देश की आंतरिक सलामती, सरहदों की सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभालने का नेतृत्व आप लोगों को करना है। और इस संकल्प के साथ जब आप यहाँ पर जाएंगे तब ये सोच कर जाना कि इस देश में संविधान को लागू करना, संविधान ने दिए हुए अधिकार हर गरीब से गरीब व्यक्ति को उसको प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना आप सभी का काम है। हमने ये हमेशा सदैव याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वह सतना जिले के चित्रकूट में श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में जानकारी दी गई है। पीएम मोदी चित्रकूट में रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा भी करेंगे और स्वर्गीय अरविंद भाई मवतलाल की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी जानकी कुंज चिकित्सालयों के नए खंड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी स्वर्गीय अरविंद भाई मवतलाल के शताब्दी जन्म वर्ष समारोह के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना 1968 में परम पूज्य रणछोड़ दास जी महाराज ने की थी। अरविंद भाई मफतलाल रणछोड़ दास जी महाराज से प्रेरित थे और उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरविंद भाई मफतलाल स्वतंत्रता के बाद के भारत के अग्रणी उद्यमियों में से एक थे, जिन्होंने देश के विकास गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएमओ के अनुसार दोपहर करीब 3:15 बजे प्रधानमंत्री काश मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। साथ ही तुलसीपीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य का आशीर्वाद लेंगे और सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां वह 3 पुस्तकों, अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला का विमोचन करेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिन गुरुवार को रात 8 बजे के करीब बिना किसी उकसावे के पाकिस्तानी रेंजर्स ने अरनिया सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल को चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के उकसावे वाली हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अरनिया सेक्टर में फायरिंग जारी है। सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी में बीएसएफ के कुछ जवान घायल हो गए हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बीएसएफ ने बताया है कि पाकिस्तान की ओर से बिना किसी उकसावे के करीब 8 बजे गोलीबारी शुरू की गई। हमारे जवानों ने भी इस गोलीबारी का उचित जवाब दिया है। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से बीते हफ्ते भी जम्मू में स्थित आरएसपुरा के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तान की ओर से अचानक की गई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद भारतीय जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की थी और सैनिकों ने पाकिस्तानी पोस्ट इकबाल और खन्नौर की ओर से गोलीबारी की थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसीबी कोच के पत्र लिखकर जेल में सुरक्षा खामियों का आरोप लगाया है। इससे पहले उनके बेटे नारा लोकेश भी अपने पिता की जान को खतरा बता चुके। नारा ने आंध्र प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया था कि अगर भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी होंगे। बताते चले कि 73 वर्षीय नायडू पर 2015 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान कौशल विकास निगम से धन का कथित दुरुपयोग का आरोप लगा है। आरोपों के आधार पर नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सरकार का आरोप है कि नायडू के कथित दुरुपयोग के कारण राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और आंध्र प्रदेश की राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल में बंद है। नायडू ने विजयवाड़ा एसीबी अदालत के न्यायाधीश बीएसवी हेमा बिंदु को लिखे पत्र में कहा है कि मुझे दी गई
जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के अनुरूप राजमहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में और उसके आसपास फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाता है। मुंबई और दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मुंबई में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10 बजे से 300 के पार पहुंच गया, यानी यह बहुत खराब कैटेगरी में। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 249 दर्ज किया गया, यानी राजधानी की हवा भी खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। इसके अलावा दिल्ली से लगे नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों में भी हवा खराब कैटेगरी में दर्ज की गई। साथ ही आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 4 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ऐसे में आसमान में धुंध कम रहने की संभावना है। दरअसल हरियाणा, पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्से में पराली जलाना अभी भी जारी। इसके कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ रही है। इस साल अब तक 2500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि खेत में आग लगने की संख्या पिछले 2 सालों की तुलना में बेहतर है। दिल्ली के राहुल जेवेन्यू कोर्ट में शराब नीति केस में आज आप सांसद संजय सिंह की पेशी होनी है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की रिहाई को मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। ये सभी प्रदर्शनकारी भाजपा ऑफिस तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी कस्टडी आज खत्म हो रही। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह ने मीडिया से कहा था कि मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर को आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। तो वहीं 5 अक्टूबर को उन्हें राहुल जेवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक के रिमांड पर भेज दिया था। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हो रही है। पिछले 3 दिनों में कांग्रेस सीईसी की यह दूसरी बैठक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग में सांसद सोनिया गांधी, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद समेत तेलंगाना के कई नेता शामिल हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक तेलंगाना कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस ने राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर 15 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। 64 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा बाकी। बताते चले कि 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को कांग्रेस सीएससी की बैठक के बाद खड़गे ने कहा था कि भाजपा, बीआरएस और एआईएमआईएम के पास झूठ, लूट और कमीशन के अलावा राज्य की जनता को दिखाने के लिए कुछ नहीं। तेलंगाना बदलाव के लिए तैयार है। बता दें कि तेलंगाना की सभी सीटों पर एक साथ 30 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में मतदान की तारीख की घोषणा की थी। 5 राज्यों में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। साथ ही तेलंगाना में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थी। भाजपा को सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान दोषी करार देने के बाद मुख्तार के चेहरे पर तनाव था। काफी परेशान दिख रहा था। वह अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को बंद कर नीचे की ओर गिर गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे पेशी के बाद उसकी बैरक में शिफ्ट कर दिया। बैरक में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी परेशान रहा, बैरक में टहलता नजर आया। साथ ही माफिया अब इतना परेशान हो चुका है कि उसकी दिनचर्या तक बदल गई। कब सोता है, कब जागता है, यह भी निर्धारित नहीं। जेल प्रशासन उसकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहता है। गुरुवार 24 अक्टूबर को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी थी। इस पर कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उसे दोषी करार दिया। कोर्ट ने जैसे ही दोषी करार दिया तो माफिया गिड़गिड़ाते हुए जज साहब बोलता रहा और दोनों हाथों को आंखों में लगाकर सिर नीचे करके गिर गया। जिला अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुख्तार की गाजीपुर कोर्ट में पेशी थी। कोर्ट के आदेश के क्रम में जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। तो वही मुख्तार के रिएक्शन के सवाल पर कहा कि वह टेंशन में तो रहता है, लेकिन आज दोषी करार के बाद अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को दबाकर नीचे झुक गया, चुपचाप बैठ गया। साथ ही जेल अधीक्षक ने बताया कि पेशी के बाद उसको बैरक में शिफ्ट कराया गया है। बाकी जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं हर बंदी की तरह सभी को दी जाती। दिनचर्या के सवाल पर कहा कि इस समय परेशान रहता है, बैरक में टहलता रहता है। जिस दिन पेशी होती है उसकी पेशी कराई जाती है। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स अलर्ट रहती। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने करंजा में एक रिटायर्ड शिक्षक कपिल देव की हत्या से जुड़े मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। बता दें कि अब कोर्ट आज 27 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। साथ ही दोनों तरफ से बहस पूरी होने के बाद पिछली सुनवाई में एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।